हेलो स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिलेशन एक्सरसाइज जो कि 12 का फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके थर्ड पार्ट को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग रिलेशन के डिफिनीशन को देखे और रिलेशन के डिफिनीशन के लिए आवश्यक जितने भी कंटेंट थे उसको हमने देखा। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस देखे, नंबर ऑफ रिलेशंस देखे। अब हम आज का टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन पार्ट 3 के अंदर, वो है रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट, सिंगल सेट पर। तो आइए हम लोग इसको देखें। रिलेशन ऑन ए सेट, यह सिंगल सेट पर, ठीक है ना। सिंगल सेट पर रिलेशन क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। यहां है इफ ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी का अर्थ होता है जिसमें कुछ ना कुछ मेंबर हो। कहता है इफ ए इज एनी नॉन एम्प्टी इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन द सेट ए। ठीक है, अगर आप पीछे के वीडियो को देखे होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देखे होंगे, तो उसके अंदर हमने आपको रिलेशन ऑन 2 सेट्स पढ़ाया। रिलेशन ऑन 2 सेट्स, यदि ए और बी 2 सेट हो तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट, ए क्रॉस बी, क्योंकि 2 सेट है इसलिए हम ए क्रॉस बी बोल रहे हैं, तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ए से बी में रिलेशन कहलाता है। क्योंकि ए क्रॉस बी बोल रहे हैं इसलिए ए से बी बोलते हैं। रिलेशन ए से बी क्यों जा रहा है? क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट ले रहे हैं। अगर हम बी क्रॉस ए लेते तो रिलेशन किधर से किधर होता? बी से सेट ए में होता, फ्रॉम सेट बी टू सेट ए होता। लेकिन अब हमारा मैटर 2 सेट पर नहीं है। अब हमारा रिलेशन जो है, अब हम जो रिलेशन को डिफाइन करने वाले हैं या जो कर रहे हैं वह सिंगल सेट पर है। ठीक है, और जब सिंगल सेट है यहां ए क्रॉस बी नहीं लाएंगे, यहां हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे? ए क्रॉस ए लिखेंगे। ठीक है ना। तो ए क्रॉस ए का देख लीजिए, यहां ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट है ना, क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। किस सेट पर? तो सेट ए पर। क्लियर है? यहां हम लिख सकते हैं दैट इज, अर्थात, है ना, आर इज एनी रिलेशन, आर इज एनी रिलेशन on set A implies and implied are subset of A cross A. R is subset of क्या? A cross A. यहां बीच में जो सिंबल है वो है implies and implied that. implies and implied that. यहां implies and implied हम वहां लगाते हैं जहां necessary and sufficient का कंडीशन आता है। इसको हम आगे बाद में उस पर ज्यादा तरीके से नेसेसरी एंड सफिशिएंट पर डिस्कस करेंगे। बस एक चीज ऐसे समझ सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका जो है इंप्लाइज एंड इंप्लाइड का यूज करने का, वो ये है कि एलएचएस अगर हमको मालूम है, इफ एलएचएस इज गिवन, है ना, और उसके बेस पे, उसके आधार पे हमारा कंक्लूजन आरएचएस आ जाए, है ना, और जब हम आरएचएस को मान लें, गिवन मान लें, दिया गया मान लें, और उसके आधार पे एलएचएस डेवलप हो जाए, एलएचएस
हमारा कंक्लूजन आ जाए, निष्कर्ष आ जाए, रिजल्ट आ जाए, तब हम कहेंगे कि इंप्लाइज एंड इंप्लाइड दैट का यूज करना है। यदि एलएचएस से आरएचएस तो हम पहुंच रहे हैं, लेकिन आरएचएस से एलएचएस हम नहीं आ सकते, तो ओनली इंप्लाइज दैट का यूज करेंगे। ये जो लाइन होता है ना, ये इस तरह का जो सिंबल होता है, ये यूज करेंगे। ये इंप्लाइज दैट है, और ये आपको इंप्लाइज एंड इंप्लाइड दैट है, ये बीच में जो है। तो जब एलएचएस हमारा गिवन हो, आरएचएस रिजल्ट आ जाए, जब हम आरएचएस को गिवन मान लें, एलएचएस आ जाए, तो हम इसमें इंप्लाइज एंड इंप्लाइड का यूज करते हैं। ये सिंबल का यूज हम बहुत अच्छे तरीके से आपको सेट थ्योरी में बता चुके हैं, तो आप सेट थ्योरी के वीडियो को देख करके वहां इसको और क्लियर हो सकते हैं। आइए, कहता है आर इज एनी रिलेशन ऑन सेट ए। कब अगर ये कह दिया कि सेट ए पर रिलेशन है, तो हमें ये कहने का अधिकार मिल जाएगा कि आर ए क्रॉस ए का सबसेट है। और यदि हमको आर ए क्रॉस ए का सबसेट दे दिया, तो हमें यह कहने का अधिकार मिल जाएगा आर इज रिलेशन ऑन सेट ए, ये कहने का मिल जाएगा। तो रिलेशन होने का कंडीशन आप समझ गए कि ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट हो जाए तो वो रिलेशन होगा। अब आइए आगे थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल पे आते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल पे आप आ जाइए। देखिए, मान लीजिए कि कोई सेट अगर आपके पास है ना। लेट फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1। लेट ए इज इक्वल टू 2 3 5 7। हमने ए एक सेट ले लिया जिसके अंदर 4 मेंबर्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, है ना। कौन कौन? 2 3 5 7। कहता है लेट ए इक्वल टू, माना कि ए एक सेट है ना, इज एनी सेट, ठीक है। देन आर निकालिए, आर यहां रिलेशन हम लिखते हैं। देखिए, तो रिलेशन का प्रत्येक मेंबर ऑर्डर्ड पेयर होगा, क्योंकि ए क्रॉस ए का जो मेंबर आएगा उसी सब में से कोई कोई मेंबर इसमें आएगा, चाहे टोटल मेंबर जो भी आए, वो डिपेंड करता है रिलेशन के आधार पे। तो आइए यहां अगर हम इसमें लिख दें 2 2 3 3 5 5 और 7 7। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, यहां ए क्रॉस ए निकालिए। निकालना जरूरी नहीं है, बिना निकाले भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम डिफिनीशन में ए क्रॉस ए का जिक्र किए हैं, इसलिए हम यहां आपको निकाल के बता रहे हैं। बिना निकाले भी काम हो सकता है। तो आइए ए क्रॉस ए देखिए। ए क्रॉस ए में टोटल कितने मेंबर आएंगे? बहुत ज्यादा मेंबर आएगा। जब इसके अंदर हम 4 मेंबर ले लिए हैं, तो 4 इंटू 4 16 मेंबर्स, 16 ऑर्डर्ड पेयर आएगा, क्रमित युग्म आएगा। तो आइए 16 ऑर्डर्ड पेयर अगर हम लिखेंगे, तो सबसे पहले तो 2 2 लिखेंगे, 2 को 2 से ही कर दिए, फिर उसी 2 को 3 से किए तो 2 3 हो गया, फिर उसी को 2 से 5 2 5 हो गया। देखिए यहां अब इधर हम लिखते हैं 2 7 हो गया। फिर आप 2 से सबको कर दिए, अब 3 से करिए, तो 3 से पहले 2 को करिएगा ना, तो क्या लिखाएगा 3 2, फिर 3 5, सॉरी 3 3, 3 को 3 से ही, फिर 3 5, फिर 3 7, ऐसे जा रहा है। फिर अब 5 से कीजिए, तो क्या लिखिएगा 5 2 5 3 5 5 5 7, और फिर किसको लिखेंगे 7 के साथ, तो 7 2 7 3 और 7 7 और 7 5, सॉरी 7 5 तो छूट गया था, तो यहां हम लिख दिए। चलिए 7 2 7 3 7 5 7 7। अब थोड़ा इसको, ये एक सेट क्रिएट हो गया। अब चलिए इसके अंदर मेंबर काउंट कीजिए। मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल मेंबर्स इसके अंदर कितने हो गए? 16। तो यदि एक सेट के अंदर 4 मेंबर है, कितना मेंबर है? 4 मेंबर, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट में, ए क्रॉस ए में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने मेंबर होंगे? 16। अगर 5 मेंबर हैं तब कितने होंगे? 25। यदि 6 मेंबर हैं तो कितने होंगे? 36। 7 मेंबर हैं कितने होंगे? 49। If the number of elements in any set A
is n, then there are number of elements in the set A cross A will be is equal to n square. ठीक है, तो अब यहां पर आइए देखिए, ये है R आपके पास, तो इसके मेंबर को देखिए 2 2 3 3 5 5 7 7। अब इन सभी को हम इसके अंदर ढूंढेंगे, देखेंगे कि कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 2 2 देखिए मिला, 3 3 यहां मिल गया, 5 5 यहां मिल गया, 7 7 यहां मिल गया। तो इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इस R के, वो इस A क्रॉस A में कहीं ना कहीं पाया गया, कहीं ना कहीं मिल गया। तो जब A क्रॉस A में कहीं ना कहीं मिल गया तो R जो है A क्रॉस A का सबसेट हो गया। और हम तो डिफिनेशन पढ़े हैं कि A क्रॉस A का कोई भी सबसेट A पर रिलेशन है। यह चैप्टर 12th का फर्स्ट चैप्टर है। बहुत सारे टीचर रिलेशन स्टार्ट नहीं करते पढ़ाने के लिए, पहले वो मैट्रिक्स से स्टार्ट होते हैं, डिटरमिनेंट से स्टार्ट होते हैं, जहां कैलकुलेशन करना होता है। हम आ बैल मार मुझे वाला होता है ना, वही वाला काम हम यहां कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको हम लॉजिकल चैप्टर ही स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप इसे समझने का प्रयास करोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। सो अच्छे से ध्यान दीजिए, ये R का जो मेंबर है 1 2 3 4, ये जो चारों मेंबर है, ये चारों मेंबर A क्रॉस A के अंदर है कि नहीं है, ढूंढिए, दिखाई देगा। तो 2 2 भी दिखा, 3 3 5 5 7 7 पूरा दिख गया। तो जब ये सारा मेंबर इसमें हो गया तो R A क्रॉस A का सबसेट हो गया। और जब सबसेट हो गया तो लिखेंगे इज ए रिलेशन ऑन सेट A, इज रिलेशन ऑन सेट A, यह सेट A पर रिलेशन है। ठीक है, अब हम R1 लेते हैं, R1 दूसरा सेट देखिए क्या है हमारे पास। दूसरा रिलेशन लेते हैं, हमने 2 5 ले लिया, 3 5 ले लिया, 2 7 ले लिया, 3 7 ले लिया, इस तरह से। अब हम देखेंगे कि ये रिलेशन है कि नहीं है। तो अब यहां फिर 2 5 इसके अंदर ढूंढिए, कहीं मिला, मिल गया, 3 5 मिल गया, 2 7 ये मिला, और 3 7 ये मिल गया। प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस A के अंदर है। तो क्या A क्रॉस A करना हर वक्त जरूरत है? तो नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्यों? आप एक काम करो, इसका दोनों ही एलिमेंट वहां A क्रॉस B में, हम लोग A से B में जब रिलेशन होता था तो पहला मेंबर हम A से ढूंढते थे और दूसरा मेंबर हम B से ढूंढते थे। फर्स्ट मेंबर A से और सेकंड मेंबर हम कहां से ढूंढते थे? B से ढूंढते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब फर्स्ट कंपोनेंट भी इसी सेट से ढूंढना है और सेकंड कंपोनेंट भी इसी सेट में ढूंढना है। अब A क्रॉस की A की आवश्यकता नहीं है। तो 2 इसमें कहीं है, मिल गया, इसका 5 मिल गया, इसका 3 मिल गया, इसी का 5 फिर मिल गया, 2 यहां मिल गया, 7 यहां मिल गया, 3 मिल गया, 7 मिल गया, मिल रहा है ना। तो जब ये मिल रहा है, टोटल प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का दोनों ही कंपोनेंट अगर सेट के अंदर मिल रहा है तो हम कहेंगे इज ए रिलेशन ऑन सेट B, सेट A, इस पर रिलेशन हो गया। अब आप सिंगल सेट पर रिलेशन पहचानना सीख रहे हैं धीरे धीरे। अब हम तीसरा एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। अब R2 में आइए, देखिए हमने लिखा 2 3 5 7 5 2 7 6। अब हमको देखना है कि यह रिलेशन है कि नहीं है सेट A पर। इसका पहला कंपोनेंट 2 इसके अंदर मिल गया, कहीं ना कहीं मिला, 3 वो भी मिल गया, इसका 5 मिल गया, इसका 7 मिल गया, इसका 5 मिल गया, 2 भी मिल गया, 7 भी मिल गया, बट 6 नहीं मिला। यदि किसी रिलेशन के एक भी ऑर्डर्ड पेयर का कोई एक भी कंपोनेंट अगर इस सेट के अंदर नहीं मिला तो वो रिलेशन नहीं होगा। समझ गए?
अगर आप इस 7 6 को ढूंढेंगे A क्रॉस A के अंदर तो वो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो एक मेंबर भी ऐसा मिल गया जो इधर नहीं है, तो आप समझ जाइए कि बाकी के रहने का कोई वैल्यू नहीं रह गया, उसका होना ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक ये आकर के इस पूरे रिलेशन के एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़ा कर दिया, है ना। ये सब था, अगर यहीं रुक जाता तो रिलेशन हो जाता, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ये जो आया है यही इस पूरे को अब रिलेशन होने नहीं देगा। तो हम कहेंगे इज नॉट ए रिलेशन, यह रिलेशन नहीं है, इज नॉट ए रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए, यह रिलेशन नहीं है। समझ में आ जा रहा है? बहुत आसान लग रहा होगा ये रिलेशन पहचानना सिंगल सेट पर। तो अब आप किसी भी सेट पर बड़ी आसानी से रिलेशन पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए आगे, अगर हम नंबर ऑफ रिलेशंस पर जिक्र करें तो हमने 2 सेट्स पर नंबर ऑफ रिलेशंस को पहले देखा है। अब हम यहां पर नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए सिंगल सेट पर देखेंगे, है ना, सिंगल सेट पर। तो यहां पर नोट देके सीधे लिख देते हैं आपको, इफ एन ए इक्वल टू एम, एन ए इक्वल टू क्या है, एम, ए में सदस्यों की संख्या कितनी है, एम है, ठीक है। तो कहता है इफ एन ए इक्वल टू एम देन द नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन द सेट ए, इस सेट ए पर कितने तरह के रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, है ना। हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन ए गिवन सेट ए इफ इट हैज m एलिमेंट्स, है ना। तो ऑन द सेट ए, तो यहां पर देखिए क्या होगा, ऑन द सेट ए क्या होगा, यहां इक्वल टू दी पावर m स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n a क्रॉस a अगर हम ढूंढें, a क्रॉस a सिंस, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, a क्रॉस a में एलिमेंट की संख्या m स्क्वायर। इसलिए द नंबर ऑफ सबसेट्स, किसी भी सेट में सबसेट्स की संख्या निकालने के लिए ऑफ सेट ए क्रॉस ए के सबसेट्स की संख्या टू दी पावर m स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो m स्क्वायर है ये सबसेट, टू दी पावर m स्क्वायर जो है ये सबसेट की संख्या है, और जो सबसेट है वही तो रिलेशन है, जो सबसेट्स है वही क्या है, रिलेशन है। तो इसलिए द नंबर ऑफ रिलेशंस, द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए हो जाएगा टू दी पावर m स्क्वायर। ये हो गया, क्लियर है। तो इस पर क्वेश्चन अगर दे दे, क्वेश्चन ऐसे, इफ ए सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स then how many numbers of relation, how many numbers of relations can be defined on the set A। फॉर्मूला क्या पढ़े, सेट ए में कितना मेंबर है, 3। तो नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए फॉर्मूला पढ़े टू दी पावर क्या, m स्क्वायर। तो m स्क्वायर, तो एलिमेंट कितना 3, तो 3 का स्क्वायर 9, टू दी पावर 9 कितना हो गया जी, 512। और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इट मीन्स यदि किसी सेट ए में 3 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, तो उस सेट पर टोटल 512 तरीके के, 512 तरीके के रिलेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं और दिखाए जा सकते हैं, 512 तरह के रिलेशन। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अब इसको अगर प्रैक्टिकली दिखाने लगेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो अभी उसको नहीं दिखा रहे हैं,
आइए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है अब है वो टाइप्स ऑफ रिलेशंस। आइए टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। इस टॉपिक के अंदर हम रिलेशन के टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा रिलेशन होगा वो है इम्पटी रिलेशन। नाम दे देते हैं इसका हम इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन को आप नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन, ये सब नाम भी आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन क्या है ये देखिए। कहता है कि यदि ऐसा रिलेशन डिफाइन किया जाए, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा कि जितने भी तरह के रिलेशंस होते हैं वो सभी के सभी रिलेशंस को किसी रूल से डिफाइन किया जा सकता है। कहीं कहीं इस तरह का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है सीधे तरीके से, लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में किसी को एक्सप्रेस करना पॉसिबल हो, ठीक ना, और उस रूल को फॉलो करने वाला ठीक ना कोई भी नहीं हो, तब वह इम्पटी रिलेशन कहलाता है। तब क्या कहलाता है? इम्पटी रिलेशन। मान लो कि हम पटना के लोगों का सेट ले लें। जितने भी पटना में पीपल हैं सभी का हम सेट ले लेते हैं और इस पर हम रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, कि टू पर्सन्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। टू पर्सन्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इफ बोथ हैव टेल्स। ठीक है, बोथ हैव टेल्स, दोनों के पास पूंछ हो। तो क्या पटना के अंदर कोई भी ऐसा आदमी मिलेगा कि दोनों के पास पूंछ हो, दोनों संबंध हो, तब हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा, दोनों रिलेशन नहीं हो पाएगा। इस रूल को फॉलो करने वाले कोई पेयर नहीं मिलेगा यहां, है ना। आदमी का कोई पेयर ऐसा नहीं मिलेगा जो पूंछ वाले हों, मिल जाए दोनों को, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे वो इम्पटी रिलेशन हो जाएगा। हम नंबर पर भी डिस्कस करते हैं, आइए ना देखिए कैसे। इम्पटी रिलेशन कहता है इफ R is any relation that is relation जो ही हम बोले तो हमको ये कहने का अधिकार मिल गया कि R A क्रॉस A का क्या है? सबसेट है। R A क्रॉस A का क्या है? सबसेट है। तो अब यहां साथ ही साथ कहता है R is any relation, ठीक है, that is R is सबसेट ऑफ A क्रॉस A on the set A एंड साथ ही साथ बोला R इक्वल टू 5। R इक्वल टू 5। R जो है क्या है? 5 है, इम्पटी सेट के बराबर है। इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, सिंगल ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं है इसमें। ये इसका कहना है। R इज इक्वल टू 5 देन R इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इम्पटी रिलेशन। तो इसको अब एग्जाम्पल से हम देखेंगे। इम्पटी रिलेशन, ठीक है ना, इम्पटी रिलेशन। एग्जाम्पल आइए देखिए इम्पटी रिलेशन का। मान लीजिए इफ ए अगर हम ले लिए 2 3 5 7 ऐसे ले लिए, इज एनी सेट, या एक सेट ले लिए, इज एनी सेट and R equal to the set of all AB। ये AB किसका मेंबर है जी? किसका मेंबर? R का। किसका मेंबर? R का। जब यहां जो लिखाता है वो इधर जो कुछ लिखा होता है उसका मेंबर होता है। तो AB किसका मेंबर है? R का। सच दैट, ये सच दैट डबल डॉट सच दैट, ठीक ना, या कोई ऐसे तिरछा लाइन दे दें
जिसको सेलेक्ट्स बोलते हैं, तो वो भी सच दैट, तो द सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट। आगे देखिए क्या कहता है, सच दैट ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इक्वल टू क्या हो जाए, बी स्क्वायर। मतलब इसके अंदर अब उसी जोड़ा को लेना है जिसका पहला कंपोनेंट दूसरे के स्क्वायर के बराबर हो, दूसरे के स्क्वायर के बराबर हो। तो क्या ऐसा कोई भी इसमें से एस्टेब्लिश हो सकता है? अगर हम जोड़ा लगाएं, मान लीजिए इसका अगर गुना करिए तो 16 तरह का ऑर्डर पेयर आएगा 2 2। तो अगर हम 2 2 लेते हैं तो यहां ए का काम 2 कर रहा है, बी का काम 2 कर रहा है। देखिए ए भी 2 है, बी भी 2 है, लेकिन क्या 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर है? ऐसा है यहां 2 बराबर 4? ये सही बात है? एकदम गलत बात है ना, ये सही नहीं है। तो इसलिए ये 2 2 को इसके अंदर आने का अधिकार नहीं है। उसी तरह अगर कहीं हम 5 2 ले लेते हैं तो ए की जगह कौन ले लिया 5, बी की जगह कौन ले लिया 2। अब हम देखेंगे कि ए बराबर तो 5 बराबर, बी स्क्वायर तो 4। क्या सही बात है? ये एकदम गलत है। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा कोई जोड़ा नहीं होगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस ए के अंदर नहीं आएगा। किसके अंदर नहीं आएगा? ए क्रॉस ए के। ए के अंदर मत ढूंढने लगिएगा, ए क्रॉस ए के अंदर तो कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा। तो यह क्या हो गया आपको, इज एन एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन ओवर द सेट ए। ठीक है, ओवर द सेट ए, सेट ए पर एम्प्टी रिलेशन हो गया। तो अब समझ गए होंगे कि एम्प्टी रिलेशन क्या है। तो ऐसा रिलेशन जिसको सेटिस्फाइड करने वाला एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिले उसको एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। अभी यहां आर इज एम्प्टी रिलेशन ओवर सेट ए है, अगर ए क्रॉस बी लिखा होता तो आर इज एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कहते हम, है ना। तो हमने रिलेशन ऑन टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन 2 सेट्स नहीं बताए, उसी को चूंकि वो यहां आ जाएगा तो इसीलिए हम नहीं बताए। यहां अगर ए क्रॉस बी कर देंगे तो एम्प्टी रिलेशन ऑन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, एम्प्टी रिलेशन के बाद अगला जो आपका टाइप है वह है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है उसको हम लोग देखते हैं, है ना। यूनिवर्सल टाइप 2, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है सो देखिए, है ना। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं इफ आर इज एनी रिलेशन ऑन द सेट ए and R is इस तरह से इक्वल टू ए क्रॉस ए दे दिया। R इज एनी रिलेशन ऑन द सेट ए। R किस पर रिलेशन है? ए पर। जो ही उसने कहा कि R ए पर रिलेशन है तो वह हमको सिखा दिया कि R ए क्रॉस ए का सबसेट है, ये लिखने का अधिकार हमको मिल गया, है ना। तो वो हम यहां डिस्कस नहीं किए, बस वहां समझा दिए आपको। और R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए मतलब कहता है कि ऐसा रिलेशन लेना है जिसके अंदर ठीक ना ए क्रॉस ए के सभी मेंबर्स आ जाए, ए क्रॉस ए के सभी मेंबर्स आ जाए, टोटल के टोटल मेंबर्स। तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। ठीक है, ए क्रॉस ए। देन R इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन द सेट ए। ठीक है, मानिए इस पर हमको एग्जाम्पल चाहिए। देखिए कैसे एग्जाम्पल, इफ हम ए इक्वल टू
कुछ भी ले लेते हैं, 5 6 8 9 -2 ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें 5 मेंबर्स हैं, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर 25 मेंबर्स आएगा। कौन बैठ के मल्टीप्लाई करते रहेगा, इतना नहीं करना है, बस एक बार सिखा दिए ऐसा होता है, उतना करना नहीं। 5 6 8 9 -2 इज एनी सेट, ये कोई सेट है, एंड आर इक्वल टू है ना द सेट ऑफ ऑल ए बी। यही तो मेन है भाई, इसको अच्छे से समझ गए आप तो आप समझिए कि रिलेशन समझ गए। ये जो दिया हुआ रहता है ना, इसको ठीक से समझिए। हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि यहां जो कुछ लिखा होगा वह इस रिलेशन आर का मेंबर है। इसका मेंबर है आर का। और सच दैट के बाद जो कुछ लिखा होता है वह एक कंडीशन होता है, वह एक शर्त होता है। उस शर्त को पालन करने वाला ऑर्डर्ड पेयर ही इसके अंदर आने का अधिकार रखेगा। जो इस यहां के बाद दिए हुए कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा, जो ऑर्डर्ड पेयर, उसको इसके अंदर आने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां देखिए, आर इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ए में से बी को घटाए, वह या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से ज्यादा होना चाहिए। मॉडुलस आगे लगा है, तो मॉडुलस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, आप जानते ही हैं, या 0 के बराबर होगा। मॉडुलस ऑलवेज 0 या 0 से ज्यादा होता है, कभी वो नेगेटिव नहीं होता। तो अब इसके अंदर कोई को ले लें, मान लीजिए हम 5 - 8 ले लें। ऐसे अगर हम लेते हैं 5 8, ये जोड़ा एक है। अब इस जोड़ा को हम देखते हैं कि ये इसके अंदर आ सकता कि नहीं आ सकता। ये जो क्रमिक युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर जो है, ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें आने का अधिकार रखता है या नहीं रखता है, हम ये देखते हैं। तो चलिए, ए की जगह कौन ले लिया 5, बी की जगह 8, तो मॉडुलस 5 - 8 या -3, और मॉडुलस जब हटता है तो +3। अब ये 0 से ज्यादा है या नहीं है ना। जब 0 से ये ज्यादा है तो 5 8 को इसके अंदर आने का अधिकार हो गया। अगर हमसे कोई कहे कि 6 6 को आने का अधिकार है कि नहीं है, तो फिर ए की जगह 6, बी की जगह 6 6 -6 0, 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से ज्यादा होना चाहिए। इट शुड बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, है ना। क्लियर हो गया ये चीज। तो अब आप समझ गए कि इसके अंदर जितना भी मेंबर आएगा ए क्रॉस ए के मेंबर, वो सब इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो ये क्या हो गया, एंड आर इज एनी रिलेशन on the set A, then R is universal relation on set A. Relation on the set A, then R is universal relation on set A. ठीक है, ये लिखेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये जो कुछ हम आपको लिखाते हैं, आप कॉपी ओपन रखिए और उसको साथ साथ लिखते जाइए। ठीक है, तो इससे अगर कॉपी आपका बन जाएगा तो फिर आप, आज तक मैं कभी मैथ्स का कॉपी बना नहीं पाया, कभी भी नहीं बना पाया। अभी भी कोई बच्चे अगर कहते हैं सर इसका PDF बना करके डाल दीजिए, पॉसिबल ही नहीं है हमसे करना, ये काम हम नहीं कर सकते। लेकिन पढ़ाने के लिए जब हम बोर्ड पे खड़े होंगे तो यह काम हमसे हो जाता है। ऑन बोर्ड लिखना मेरे लिए आसान है, समझाना आसान है, लेकिन कॉपी तैयार करके किसी को करना बहुत मुश्किल काम है। तो आप लोग कॉपी खोल के रखिए और इस पर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसको लिखने का कोशिश कीजिए। आइए देखिए, यूनिवर्सल रिलेशन हम देख लिए क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन का सिंगल लाइन याद रखना है, R इज इक्वल टू A क्रॉस A, बस एक लाइन, R इज इक्वल टू A क्रॉस A, पूरा बात खत्म हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन बन गया उतना ही कहने से, टोटल का एक वर्ड। और एम्प्टी रिलेशन तो R इक्वल टू क्या 5, बस सिंगल लाइन।
ये लिख दिए इतना, ये अपने आप हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। एक लाइन में बोल देना है R इक्वल टू A क्रॉस A, बस यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए आगे। यूनिवर्सल रिलेशन के बाद तीसरा जो आपका रिलेशन है वह है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको हिंदी में तत्समक संबंध कहते होंगे। ठीक है, इसको आप देखिएगा, हिंदी पूरी तरह से मुझे नहीं मालूम तो देख लीजिएगा। आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध, ठीक ना। तो यहां पे आइडेंटिटी रिलेशन को समझना है क्या होता है। तो कहता है इफ ए इक्वल टू ए बी, और सॉरी ऐसे लिख लो सबसे अच्छा रहेगा। इफ आर इज एनी रिलेशन, आर इज एनी रिलेशन ऑन द सेट ए such that R equal to the set of all AB such that A बराबर B for all A belongs to A। एक यहां पे सिंबल आया आपके पास, इस सिंबल को समझ लीजिए। ये जो हम ऐसे लिखते हैं ना, ये A को उलट देना है ना, ये तो ये जो है ए का उल्टा से रिलेटेड एक स्टोरी है जो हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं तो हम इसमें बोल नहीं सकते, बस हंसी आ रही है। तो बस इसको आप थोड़ा समझिए, क्लास में हम लोग इसका जिक्र करते रहते हैं। ये देखिए यहां, ये जो है फॉर ऑल कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? फॉर ऑल, या इसी को फॉर एवरी भी कहते हैं। फॉर ऑल चाहे फॉर एवरी, ठीक है ना। फॉर ऑल प्रत्येक के लिए या सब के लिए, यही इसको वर्ड दिया जाता है, इस सिंबल को। फॉर ऑल चाहे फॉर एवरी। तो कहता है द सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए बराबर बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, और यहां फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ओनली। ठीक है, ये हम लिख देते हैं। आगे देखिए, ये नहीं भी लिखेंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, ये ओनली अगर मेंशन नहीं करेंगे तो भी ठीक है। देन आर इज कॉल्ड क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से अगर कहें, इफ each element of any set related to itself only, यही वर्ड इसको, ये ओनली यहां मेंशन जरूरी है। जब लैंग्वेज लिख रहे हैं तो ओनली मेंशन करना बहुत जरूरी है। ये ओनली हट जाएगा तो अर्थ ही बदल जाएगा, है ना। कैसे, उसके बारे में एक और रिलेशन अभी आने वाला है, रास्ते में है, जब वो आएगा तो आपको और क्लियर होगा। आइए देखिए, यहां कहता है और, है ना, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली अंडर ए रिलेशन आर, देन आर इज कॉल्ड क्या? Then R is called identity relation। R is called क्या हो जाएगा? Identity relations on the set A। बस ये डेफिनेशन हो गया। अब थोड़ा आइए इसको समझिए, ठीक है ना। कैसे? कहता है कि कोई सेट का जो मेंबर है, जितने भी मेंबर्स हैं, वो केवल खुद से रिलेटेड हो, केवल खुद से। इसके अलावा उसका केवल जो है, अगर हम कहते हैं ना ऐसा कि खुद से रिलेटेड हो, इसका मतलब हुआ कि वह खुद से तो रिलेटेड हो, किसी और से भी उसे कनेक्ट होने का
हम उसको राइट दे देते हैं, ठीक है, इतना हम उसको फ्री छोड़ते हैं कि तुम खुद से जुड़े हुए हो, किसी और से भी अटैच हो जाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इतना बोलते हैं तब कि खुद से जुड़ो, यहां अर्थ यह निकलता है कि खुद से तो जुड़ लिए, लेकिन उसके बाद हम किसी और से भी कनेक्ट होते हैं तो कोई आपत्ति इसमें नहीं है। लेकिन जब हमको यह कहा जाए कि केवल खुद से कनेक्ट रहो, तो केवल खुद से कनेक्ट रहो इसका मतलब अभी कोरोना वाला प्रॉब्लम जो चल रहा है, केवल खुद से रिलेटेड रहो, है ना, कहीं और से अगल बगल से रिलेटेड मत रहो, यही कनेक्ट नहीं होना है। ये मैथ्स के अंदर भी आ रहा है, आइडेंटिटी के लिए जरूरी है, पहचान के लिए जरूरी है ना, कि केवल खुद से रिलेटेड रहिए, किसी और से रिलेटेड होने की आवश्यकता आपको नहीं है इस रिलेशन में, ठीक है ना। तो आइए देखिए यहां आइडेंटिफिकेशन कैसे एग्जांपल से समझते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, है ना, केवल खुद से रिलेटेड हो, देन आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द सेट ए। अब यहां हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल मान लीजिए ए हम लिए, इसके मेंबर हैं ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी। ये कोई एक सेट दे दिया, इज एनी सेट, हमारे पास एक सेट है, इज एनी सेट। देन आर में लिखिए, आर, है ना, तो आर में हम मेंबर ले रहे हैं ए बी बी, सी सी, डी डी, ये लिए। देख रहे हैं सेट ए में कौन कौन मेंबर है, ए है, बी है, सी है, डी है। देख रहे हैं ना, ए बी सी डी। तो ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, बी का रिलेशन बी से होना चाहिए। आइडेंटिटी होने के लिए प्रत्येक मेंबर का केवल खुद से रिलेशन होना चाहिए, केवल खुद से, प्रत्येक मेंबर का केवल खुद से। तो ए का रिलेशन ए से है, बी का रिलेशन बी से है, सी का रिलेशन सी से है, डी का रिलेशन डी से है। लेकिन क्या इस आर के अंदर ए का रिलेशन बी से है कहीं, चाहे बी का रिलेशन सी से है कहीं, ढूंढिए, बी सी दिख रहा है इसमें कहीं, ए सी दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है। ये जब हम ए लिखे हैं तो इसका मतलब ए रिलेटेड टू ए, बी बी लिखे तो बी रिलेटेड टू बी, सी सी तो सी रिलेटेड टू सी, ये मीनिंग है। तो अब यहां ए का रिलेशन ए से है, बी का रिलेशन बी से है, सी का रिलेशन सी से, डी का रिलेशन डी से। तो प्रत्येक मेंबर का खुद से रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ गया, केवल खुद से हुआ कि नहीं हुआ, है ना, केवल खुद से हुआ। तो जब केवल खुद से हुआ तो यह हो गया इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। किसी सेट पर सिंगल आइडेंटिटी रिलेशन होता है, इज एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द सेट ए, है ना। बट चलिए R1 को देखिए, ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए, और हम देखते हैं कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है। तो इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द सेट ए। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? तो बिकॉज, कारण यहां हमको दे देता है, लिख देते हैं हम यहां कि ए का कनेक्शन ए से तो मिल गया, बी का कनेक्शन बी से मिल गया, सी का कनेक्शन सी से मिल गया, लेकिन डी का कनेक्शन डी से नहीं मिला। प्रत्येक मेंबर का कनेक्शन खुद से होना चाहिए, केवल खुद से। तो यहां डी डी डज नॉट बिलोंग टू R1, ये हो गया, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। फिर दूसरा एग्जांपल, R2 इक्वल टू ए बी बी, सी डी और ए सी। अब देखना है कि क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है। तो ए का रिलेशन ए से है, बी का रिलेशन बी से है, सी का रिलेशन सी से है, डी का रिलेशन डी से है। यहां तक तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन कहा था कि आइडेंटिटी तभी होगा जब किसी सेट का सारा मेंबर सिर्फ खुद से कनेक्टेड हो, किसी और से कोई कनेक्शन ना हो।
लेकिन यहां ए तो ए से कनेक्ट है, खुद से कनेक्ट हो गया, लेकिन आगे चल के ए सी से भी कनेक्ट हो गया, ए सी से भी क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। ये तो रूल का उल्लंघन किया ना, और जब रूल का उल्लंघन किया तो इसका मतलब इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, ओवर द सेट ए। क्लियर हो गया है ना। ये आप सीख गए कि किसको आइडेंटिटी कहेंगे और किसको आइडेंटिटी नहीं कहेंगे, है ना, ये आप समझ गए। अब यहां एक जो है नोट आपको हम लिखने जा रहे हैं, वो नोट है देयर इज वन एंड ओनली वन आइडेंटिटी रिलेशन, there is one and only one identity relation defined on a set, ठीक है। किसी भी सेट पे कितने रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइंड होंगे, केवल एक, ओनली एक, और वो भी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट लिख देते हैं तो और थोड़ा अच्छा हो जाएगा। नॉन एम्प्टी सेट ये हो गया, है ना। अब आगे आइए, अब अगला टाइप पे आइए, ठीक है। ये तो आपने आइडेंटिटी देख लिया। आइडेंटिटी रिलेशन के बाद जो अगला रिलेशन है वह है आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट नोट, नोट लिख रहे हैं, सॉरी, टाइप। अभी तक 3 टाइप देखे हैं, हम चौथा टाइप पर है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये रिलेशन और आइडेंटिटी के बीच, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी के बीच एकदम हल्का सा डिफरेंस है, एकदम हल्का सा, थोड़ा सा, एक वर्ड का बस अंतर है, ठीक है। वो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां हम एक लैंग्वेज लिख देते हैं। इफ ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। इफ ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, then a relation R is called, ऊपर में हम थोड़ा सा आइडेंटिटी रिलेशन में सिंबल रिप्रेजेंट करना आपको नहीं बताए। आइडेंटिटी रिलेशन को आई आर से, आई के नीचे आर लिख देते हैं ना, तो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है, ऐसे इसको डिनोट किया जाता है। आइए, इफ ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, then a relation R is called reflexive if each element of the set related to itself under the relation R, ये हो गया, ठीक है ना। इसी को आप चाहते तो ऐसे भी बोल सकते थे, इफ each element of any set related to itself under a relation, then relation is called reflexive relation। यदि किसी सेट का प्रत्येक सदस्य किसी रिलेशन R के तहत या आर के अधीन या आर के अंतर्गत, जो भी वर्ड यूज करिए, है ना, तो कहता है कि केवल वर्ड यहां हटा लेंगे, केवल नहीं लगाएंगे। तो कहता है यदि किसी सेट का सारा सदस्य, प्रत्येक सदस्य किसी रिलेशन आर के तहत खुद से जुड़ा हुआ हो, खुद से रिलेटेड हो। अब देखिए यहां ओनली वर्ड हटा दिए। जब हम कहे खुद से जुड़ा हुआ हो तो हम कहते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट खुद से तो जुड़ ले, और उसको इतना हम
फ्लेक्सिबिलिटी छोड़े हैं कि वह चाहे तो किसी और से भी कनेक्ट हो सकता है। यहां ये बात है। तो कहता है related to itself under the relation R, then R is called reflexive relation on the set A। क्लियर हो गया ना, डिफिनेशन हो गया। अब हम इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। आइए इसको थोड़ा और हम इजी कर देते हैं। इस डिफिनेशन को, इतना जो लैंग्वेज हम लिखे हैं इसको हम, ठीक है, सॉरी यहां हम दोबारा ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। एक जगह हम लोग ऊपर में पहले से ही डिफिनेशन में लिखते आए हैं, यहां इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए तो यहां आर बराबर, दैट इज आर बराबर, दूसरा हम लैंग्वेज सिंपल वे में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। ऐसे हो गया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ऐसा लिख दिए, बस हो गया क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। इंप्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट ए। ठीक है, ऑन द सेट ए। जहां कहीं भी हम लोग इस तरह का सिंबल आपको देंगे तो समझिएगा कि हम रिलेशन लिख रहे हैं, रिलेशन, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को देखिए, इसके एग्जाम्पल को, डिफिनेशन तो आप समझ गए कि किसी भी सेट का प्रत्येक मेंबर किसी रिलेशन के तहत यदि खुद से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल, इफ ए इक्वल टू, एक सेट ले लेते हैं 2 3 5 7, ऐसा ले ली। इज एनी सेट ले लिए, इज एनी सेट, देन आर इक्वल टू, हम 2 2 लेते हैं, 3 3 लेते हैं, 5 5 लेते हैं, 7 7 लेते हैं, और इसको देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो 2 2 है, ए के अंदर कौन कौन मेंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 3 5 7। तो 2 का रिलेशन 2 से मिलना चाहिए, इट मीन्स 2 2 मिलना चाहिए। 2 का रिलेशन 2 से मिलने का मतलब 2 2 चाहिए, तो 2 2 इसके अंदर मिल गया। 3 का रिलेशन 3 से चाहिए तो 3 3 मिलना चाहिए, तो 3 3 भी मिल गया। 5 का रिलेशन 5 से चाहिए तो 5 5 भी मिल गया। 7 का रिलेशन 7 से चाहिए तो 7 7 भी मिल गया ना। तो इसका डिमांड था कि प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, तो प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ। तो यह रिलेशन आपको क्या हो गया, इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कहिएगा कि सर अभी अभी पढ़ाए हैं आप ये आइडेंटिटी और अब बोल रहे हैं रिफ्लेक्सिव, तो आइडेंटिटी रिलेशन यहां रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब और दूसरा एग्जांपल तो देखो, ये R1 है ना, R1 में हम लिखेंगे 2 2 3 3 5 5 7 7 2 7, ऐसे ले लिए। अब जानना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो आइए देखिए, इसका मेंबर 2 से 2 का 2 से कनेक्शन होना चाहिए, मिल गया। 3 का 3 से, 5 का 5 से, 7 का 7 से, मिल रहा है ना। अब कहिएगा कि सर 2 से 7 का, तो इस पर कोई तरह का बंदिश नहीं है, कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन यहां नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। आइडेंटिटी में यह प्रतिबंध था कि खुद से ही कनेक्ट रहोगे, बाकी किसी से कनेक्ट होने का अधिकार नहीं था वहां। यहां क्या है कि खुद से कनेक्ट पहले हो जाओ, इतना ही डिमांड पूरा करना है। आगे किसी से तुम जुड़ गए तो, नहीं जुड़े
तो इससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी से कनेक्ट हो गए तब भी रिफ्लेक्सिविटी कायम रहेगा, किसी से नहीं जुड़े तो भी रिफ्लेक्सिविटी कायम रहेगा, लेकिन सारा एलिमेंट खुद से कनेक्ट होना चाहिए। तो 2 का कनेक्शन 2 से मिल गया, 3 का 3 से, 5 का 5 से, 7 का 7 का। अब 2 7 से कनेक्ट हो गया तो इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे हमारे रिफ्लेक्सिविटी पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे ये क्या है, आपको इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यह भी आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट ए, है ना। ये क्लियर हो गया। उसी तरह अगर हम R2 ले लेते हैं, R2 जिसमें हम ले लिए 2 2 3 3 5 5 7 7 2 5 5 3 7 5, पूछेगा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो अब यहां देखिए 2 का कनेक्शन 2 से मिल गया, 3 का कनेक्शन 3 से मिल गया, 5 का कनेक्शन 5 से मिल गया, 7 का कनेक्शन 7 से मिल गया। इसके प्रत्येक मेंबर का खुद से कनेक्शन मिल गया, बस इतना ही तो हमारा डिमांड है, बाकी उसमें कुछ रहे या ना रहे इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह मिल चुका है, इसलिए हम कहेंगे इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यह भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट ए है, ऑन द सेट ए है ना। ये देख लिया। आप में से बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियो को देखते तो हैं, मैं देखता हूं कि अच्छा खासा व्यू रहता है, कुछ कुछ वीडियो के व्यूज जो हैं 4000 के अप्रोक्सीमेट पहुंचने वाला है, बहुत सारे वीडियो का व्यू जो है 3000 के आसपास पहुंचने वाला है, बट देखने के बाद आप लोग उस पर कमेंट नहीं करते हैं। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा कि 1-2 लाइन कमेंट आप कर दें, अच्छा बुरा जो भी हो आप करें जरूर, ठीक है। मैं यह नहीं कहता कि आप मेरे लिए बेहतर कमेंट करो, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करो, बुरा लगे तो बुरा कमेंट करो, लेकिन आप करो कमेंट, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपका कमेंट वहां होना चाहिए, कमेंट कीजिए और हम अपने आप को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे हम देखें। अभी तक यहां तक आप देख लिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कब। इसी में अगला हम अगर देखें, मान लीजिए थोड़ा एग्जाम्पल और हम आगे बढ़ाते हैं। क्या था हमारा सेट, इफ ए इक्वल टू था 2, 3, 5, 7 था ना, 2 3 5 7। देन आर इक्वल टू, अगर हम 2 2 ले लेते हैं और 3 3 लेते हैं और 5 5 लेते हैं और 7 7 लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, और साथ में 7 7 नहीं लेते हैं, छोड़ लेते हैं 7 7, और इसमें 5 7 ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने ले लिया। प्रत्येक ऑर्डर पेयर के बाद ब्रैकेट होना चाहिए, लेकिन हम लिखते वक्त थोड़ा तेज से लिखते हैं तो उस वक्त वो छूट जाता है, उसको आप लोग आदत डालिएगा लिखने का, ठीक है। तो ये 2 2 है, 3 3 है, 5 5 है, 5 7 है। अब आप गौर करिए, ए का प्रत्येक मेंबर क्या खुद से कनेक्ट है। 2 का कनेक्शन 2 से मिल गया, 3 का कनेक्शन 3 से मिल गया, 5 का कनेक्शन 5 मिला, लेकिन 7 का कनेक्शन 7 से मिला क्या, नहीं मिला। अगर एक भी एलिमेंट खुद से कनेक्टेड होना भूल गया तो समझिए रिफ्लेक्सिविटी भी होना भूल जाइए, नहीं होगा रिफ्लेक्सिविटी। यहां लिखेंगे देन आर इक्वल टू दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा ऑन द सेट ए। यहां तक तो आप रिफ्लेक्सिव पहचानना सीख गए। जब आपको रस्टर फॉर्म में होगा, यदि इस फॉर्म में होगा, तब तो आप बड़ी आसानी से रिफ्लेक्सिव पहचान लीजिएगा। लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा तो रिफ्लेक्सिव कैसे पहचानेंगे, ये जानना है। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में हो तो कैसे जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो आइए एग्जाम्पल हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल हम 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल 2, इफ I is set of integers, set of integers, ठीक है।
integers and are equal to and ठीक है and are equal to यहां लिखेंगे हम लोग the set of all AB such that A बराबर B is any relation on the set I इसी सेट पर, then R is रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R इज क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसे? अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। देन R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ओवर द सेट I। कैसे? जब भी आपको इस तरह के फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में, किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में, तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है सो सुनिए। फर्स्ट कंपोनेंट को आप उसी तरह छोड़ दीजिएगा, जहां जहां फर्स्ट कंपोनेंट जिस रूप में लिखा है उसको उसी तरह छोड़ दीजिएगा, और जहां सेकंड कंपोनेंट है वहां आप फर्स्ट कंपोनेंट को से उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। सेकंड कंपोनेंट को किससे रिप्लेस करना है? फर्स्ट कंपोनेंट से। इट मींस जहां बी है वहां ए रख देंगे, और जहां पहले से ए है उसको कुछ नहीं करेंगे, वो सेम ए ही रहेगा, है ना। तब आपको अगर सही स्टेटमेंट मिलता है, सही स्टेटमेंट, मैथमेटिकली सही स्टेटमेंट मिलता है, तो आप समझ जाइए कि रिफ्लेक्सिव है। अगर फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है, गलत स्टेटमेंट मिलता है, तो कहिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कैसे? अब समझते हैं। आइए हम आपको क्या बोले कि ये सच दैट के बाद लिखा है A बराबर B, है ना। अभी ऐसे लेके चले हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये बात सही है या गलत है, हम लिख दिए बस। अब क्या करते हैं कि इसने कहा कि जहां फर्स्ट कंपोनेंट है वहां फर्स्ट ही छोड़ो, तो फर्स्ट छोड़ दिए, लेकिन जहां सेकंड है वहां फर्स्ट रख दो, तो सेकंड बी के जगह पे ए रख दीजिए। अब आप रिप्लेस करने के बाद ये बात जो आया है ए इज इक्वल टू ए, ए इज इक्वल टू ए, बोलिए ये सही आया या गलत आया? ए इज इक्वल टू ए, ए के बराबर होता है, क्या ये बात गलत है या सही है? सही है। जब सही है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अगर ये सही नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता। सुनाई दिया? तो रिफ्लेक्सिव पहचानना बहुत आसान है। सेकंड कंपोनेंट की जगह फर्स्ट कंपोनेंट रख दीजिए, बात सही हो जाए तो रिफ्लेक्सिव है। मान लीजिए हम लाइन का सेट ले लेते हैं। किसका सेट ले लेते हैं? लाइन का, रेखा का, है ना। रेखाओं का सेट एक ले लेते हैं, समूह, और हम कहते हैं कि दो जो है लाइन एक दूसरे से रिलेटेड होगा यदि दोनों पैरेलल हो। यदि दोनों क्या हो? पैरेलल हो। अब चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो कंडीशन दिया रिलेशन का क्या, कि L1 पैरेलल L2 होगा तब वो रिफ्लेक्सिव हो, सॉरी तब वो एक रिलेशन का कंडीशन दे दिया कि L1 पैरेलल L2, मतलब L1 और L2 रिलेटेड तब कहलाएगा जब L1 L2 के पैरेलल हो, चाहे L2 L1 के पैरेलल हो। समझ रहे हैं ना बात को? रिलेशन में कब कहलाएगा? रिलेशन होने के लिए कंडीशन क्या है? पैरेलल होना। तो L1 पैरेलल L2 होगा तो कह रहा है कि ये रिलेटेड होगा, संबंधित होगा। लेकिन अब चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो L1 ऐसा ही रहा, और जहां L2 है उसकी जगह फिर से L1 रख दिया जाए। तो कोई लाइन खुद के समांतर होता है कि नहीं होता है? होता है। एक पर दूसरा ओवरलैप कर जाए तो पैरेलल ही कहलाता है। पैरेलल के लिए एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। पैरेलल का मीनिंग केवल ये नहीं समझना चाहिए कि सेपरेट सेपरेट ही हो। अगर एक दूसरे ओवरलैप कर गया और तो एंगल 0 डिग्री बना, एंगल 0 डिग्री हो गया तो समझ जाइए आपको पैरेलल है। एंगल 180 डिग्री हो गया, पैरेलल एंटी पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो यहां पर
ये L1 पैरेलल L1, ये बात सही है। और जब ये बात सही है तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो लाइन का पैरेलल होना रिफ्लेक्सिव हो गया। उसी तरह कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, सत्रिभुजों की सर्वांग समता, ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। या उसी तरह A डिवाइड्स B, ये भी आपको क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि A डिवाइड्स B की जगह पर अगर A डिवाइड्स A कह दें तो बात तो गलत नहीं हुआ। तो यही चीज, तो जहां भी आपको सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से रिप्लेस करने पे सही रहे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इस पर आधारित हम बहुत सारे आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना सिखाएंगे। आज हम रिलेशन के इतने टाइप्स को आपको बताए हैं। इतने टाइप्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा, है ना, इसके बारे में आप जरूर कमेंट करिए। अगले वीडियो में जब हम आएंगे आपको, तो रिफ्लेक्सिव पढ़ाने के बाद हम सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर आपको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, फिर आपको क्या कहते हैं पार्शियल रिलेशन, टोटल ऑर्डर रिलेशन, कॉन्ग्रुएंसी, मॉडुलो, रेसिड्यूअल, बहुत तरह की बातें हैं। तो जितना आपके लिए कम से कम जरूरत है उतना तो हम श्योर बताएंगे, उतना हम आपको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।